I am Hardik Iswaria and I am here to explain some important topics of chapter number 3 of Indian economic development, and the chapter name is the India economic reforms since 1991. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इस चैप्टर को थ्री या फोर पार्ट में हम डिवाइड करेंगे और इस चैप्टर में मैंने सिर्फ वही पॉइंट्स इंक्लूड किए हैं जो नए सिलेबस में है, तो सिर्फ ध्यान से वही हमें पॉइंट कवर करने हैं एग्जाम में भी और अभी भी इस चैप्टर में से। सो जो भी हमने इस स्लाइड में जो भी हमने डिस्कस नहीं किया, जो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, वो बुक में से आपको नहीं करना है, ध्यान रखेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में हमें देखने हैं, सिर्फ यही जो मैंने लिस्ट बनाई वही टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पूरे चैप्टर में और वही एग्जाम में आने वाले हैं। चलो देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहला देखना है हमें मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, थर्ड मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन यानी एलपीजी देखना है हमें। फोर्थ देखना है अप्रेजल ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एलपीजी, जो भी अप्रेजल यानी जो तीनों हमने किया था, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन, उसकी इफेक्ट क्या हुई, पॉजिटिव क्या हुई और नेगेटिव क्या हुई, रिजल्ट्स क्या मिले, सिंपल बोल सकते हैं। फिफ्थ देखना है कंसेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन, शायद ये आपकी पुरानी बुक होगी तो उसमें नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं कवर कर लूंगा इस पीपीटी में। और फिर सिक्स है कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। तो सिर्फ ये 6 पॉइंट ही हमें डिस्कस करने हैं पूरे चैप्टर में। तो आज हम डिस्कस करने वाला है सिर्फ एक ही पॉइंट, वो है मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन, क्योंकि ये पॉइंट थोड़ा सा लेंथी है। तो इस पूरे सेशन में आज एक ही टॉपिक डिस्कस होगा और वो होगा मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ लिबरलाइजेशन। Let's start with this. सबसे पहला क्वेश्चन आता है लिबरलाइजेशन। अब लिबरलाइजेशन क्या है? तो लिबरलाइजेशन मींस द रिमूवल ऑफ एंड ग्रोथ ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। वैसे लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो थोड़े से कम कर देने, वही लिबरलाइजेशन है। अब लिबरलाइजेशन इंडस्ट्री की लैंग्वेज में या फिर इकोनॉमिक की लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, तो लिबरलाइजेशन मींस द रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। ये जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वहां पर पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे, उसका ग्रोथ होने में, नए नए प्राइवेट सेक्टर के एंट्री होने में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। तो सारे रिस्ट्रिक्शंस को हमने क्या किया, सिर्फ रिमूव कर दिया। वो 1991 में हुआ, आपको भी पता है एलपीजी 1991 में हुआ था। तो ये सारे चेंजेस 1991 में हुए थे, उसमें से एक था लिबरलाइजेशन। और लिबरलाइजेशन का मीनिंग होता है क्या, तो कि जो प्राइवेट सेक्टर के लिए एंट्री और ग्रोथ के लिए जो भी रिस्ट्रिक्शंस है वो हमने सारे रिमूव कर दिए, उससे हम बोल सकते हैं लिबरलाइजेशन। आई थिंक समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। अब पर्पस क्या था, उसके ऑब्जेक्टिव क्या थे लिबरलाइजेशन के? अगर लिबरलाइजेशन नहीं किया होता तो क्या नहीं चलता। चलो देखते हैं क्या थे उसके ऑब्जेक्टिव। तो उसके 2 ऑब्जेक्टिव थे मेन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था हमारा टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल। क्लियरली बताया गया है क्या, हमारा जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसे क्या करना था, अनलॉक करना था। यानी हमारी कंट्री का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना था वो कर ही सकता था, लेकिन बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन आ रहे थे। हमारा जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने की पोटेंशियलिटी थी, पॉसिबिलिटी थी, उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। तो उस रिस्ट्रिक्शंस को हमने क्या कर दिया, अनलॉक कर दिया ऑफ द कंट्री बाय एनकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर एंड द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस टू इन्वेस्ट एंड एक्सपैंड। और वो कैसे किया हमने, तो हमने क्या किया, एनकरेज किया प्राइवेट सेक्टर को और मल्टीनेशनल कंपनी को। किसके लिए हमने उसके उन लोगों को एनकरेज किया, तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए एंड एक्सपांड करने के लिए। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, टू अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल। हमारे जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसे अनलॉक करना कैसे है, तो बाय एनकरेजिंग द प्राइवेट सेक्टर एंड द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। और वो दोनों क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और एक्सपेंड करेंगे, जिससे क्या होगा, हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। सेकंड ऑब्जेक्टिव था टू इंट्रोड्यूस द मच मोर कॉम्पिटिशन इनटू द इकोनॉमी एंड क्रिएटिंग द इंसेंटिव्स फॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पर 2 चीजें बताई गई। यहाँ पर क्या, सबसे पहले टू इंट्रोड्यूस मच मोर कॉम्पिटिशन इनटू द इकोनॉमी। कंपटीशन हमारी इकोनॉमी में बढ़ानी है। अब कंपटीशन बढ़ाने से क्या बेनिफिट होगा, तो क्लियर बात है, कंपटीशन बढ़ेगी तो जो प्रोडक्शन करने के यूनिट्स है वो उसकी इफिशिएंसी में चेंज लाएंगे, यानी इफिशिएंसी अच्छी करेंगे, जिससे बेनिफिट मिलेगा हमारे नेशन और लोगों को। एंड सेकंड बताया गया है क्रिएटिंग इंसेंटिव्स फॉर द इंक्रीजिंग इफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। हमने क्या किया है, इंसेंटिव इंक्रीज किया, जो
कंपनी प्राइवेट सेक्टर से उन लोगों को इंसेंटिव्स दिए बहुत टाइप के, फॉर एग्जांपल हमने टैक्स कम कर दिया, या फिर उन लोगों को चीपर रेट पे लोन दे दी गवर्नमेंट ने। तो ये सारे हमने क्या किया, उन लोगों को इंसेंटिव दिए जिससे वो लोग क्या करे, हमारी कंट्री में नए नए बिजनेस स्टार्ट करे और हमारी कंट्री का ग्रोथ हो सके। तो ये दो ऑब्जेक्टिव थे हमारे लिबरलाइजेशन के। आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टेकन बाय द गवर्नमेंट अंडर द लिबरलाइजेशन इंक्लूड द फॉलोइंग। कौन कौन से एरिया में गवर्नमेंट ने लिबरलाइजेशन किया था? तो फर्स्ट एरिया था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, इंडस्ट्री में भी बहुत सारे रिफॉर्म्स किया, फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स किया, टैक्स रिफॉर्म्स किया, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स किया और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो टोटल 5 प्लेसेस है, 5 एरियाज है, वहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिफॉर्म्स किए हैं। यानी कि 1991 के पहले जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे वो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज किए गए आफ्टर 1991। चलो देखते हैं वो कौन कौन से चेंजेस किए हैं 1991 में। सबसे पहला चेंजेस देखते हैं हम इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स। अब इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, तो इन ऑर्डर टू मेक नेसेसरी रिफॉर्म्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इट्स न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑन जुलाई 24, 1991। तो गवर्नमेंट याद रखेगा, शॉर्ट में भी पूछे जा सकते हैं, शायद एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। गवर्नमेंट ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब बनाई? 24 जुलाई 1991 को। और सिर्फ नई पॉलिसी में क्या था, तो आगे देखते हैं। तो टोटल 4 स्टेप लिया गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसी बनाई, उसमें क्या क्या स्टेप थे। चलो सबसे पहले देखते हैं रिडक्शन इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, तो जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी उसकी प्रोसेस बहुत ही लिबरल कर दी, या फिर बोल सकते हैं कि लाइसेंस लेना ही बंद करवा दिया। तो लाइसेंस अब लेना पड़ता था, लेकिन सब किस जगह पर, सिर्फ लिकर का हो और डिफेंस इक्विपमेंट जो कंपनी बनाती है या फिर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव बनाती है, उन लोगों को ही सिर्फ लाइसेंस अब लेने पड़ेंगे। पहले क्या था, सब लोगों को लाइसेंस लेना पड़ता था, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो सबको लाइसेंस लेना होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है, सिर्फ लाइसेंस लेना होगा किसको, जो लिकर या फिर डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं या फिर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव बनाते हैं, सिर्फ उन लोगों को ही लाइसेंस लेना होगा। यानी जो बिजनेस स्टार्ट करने की प्रोसेस है बहुत ही प्रॉपर सिंपल कर दी, जिससे बहुत सारे लोग एनकरेज हो गए और नया नया बिजनेस सेटअप करेंगे। तो लिबरलाइजेशन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं सेकंड है डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर का रोल है वो कम कर दिया। यानी कि पहले के टाइम में होता क्या था, 1991 के पहले गवर्नमेंट के पास टोटल पब्लिक सेक्टर 17 थे, याद रखिएगा 17 पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट के हाथ में थे, जिसे कंट्रोल भी वही कर रही थी और वो मैनेज भी वही गवर्नमेंट कर रही थी। लेकिन आफ्टर 1991 गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने हाथ में 3 ही सेक्टर रखे, बाकी सारे सेक्टर है 3 के अलावा वो या तो कम्प्लीटली प्राइवेट सेक्टर को दे दिए या फिर मेजोरिटी प्राइवेट सेक्टर को दे दी। उसके हाथ में सिर्फ 3 सेक्टर रखे और 3 सेक्टर थे डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड थर्ड था रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। याद रखिए कौन कौन से 3 सेक्टर अपने हाथ में रखे, डिफेंस, एटॉमिक एंड रेलवे, ये 3 सेक्टर अपने हाथ में रखे, बाकी सारे सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिया गया। तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में है रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। थर्ड किया गया डी रिजर्वेशन अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में जो रिजर्वेशन था, यानी कि प्रोडक्ट बनाने के लिए पहले रिजर्वेशन दिया गया था। आई थिंक सेकंड जो 5 ईयर प्लान बना था उसमें ये प्रायोरिटी दी गई थी कि बहुत सारे प्रोडक्ट है वो स्मॉल बिजनेस के लिए रिजर्व कर दी गई थी, यानी वो प्रोडक्ट सिर्फ स्मॉल बिजनेस ही प्रोड्यूस कर सकता है, उसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो जो रिजर्वेशन था वो हटा दिया, यानी वहां पर कंपटीशन ला दी जिससे बेटर प्रोडक्ट बन सके और ज्यादा प्रोडक्ट बन सके और वो भी चिपर रेट पे लोगों को मिल सके। और फोर्थ बताया गया एमआरटीपी यानी कि मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। पहले के टाइम में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी, गवर्नमेंट में क्या किया, एमआरटीपी लागू कर दिया, जिससे क्या होगा, with the introduction of the liberalization and expansion scheme, the requirement for the large companies to seek prior approval for expansion, establishment of new undertakings, merger, ये सारे जो पहले से प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी, एक्सपेंशन करना हो तो भी, या फिर मर्ज करना हो, या फिर कुछ नए अंडरटेकिंग्स यानी नई ब्रांचेस ओपन करनी हो, तो बहुत सारे ऐसे प्रोसेस थे जिसमें से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन वो जो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी थी वो गवर्नमेंट ने हटा दी। तो इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स में 4 स्टेप लिए गए।
अब देखते हैं फाइनेंशियल रिफॉर्म्स। और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स में क्या हुआ है, चलो देखते हैं। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स इंक्लूड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस एंड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये सारे सेक्टर को हम फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। कौन कौन को? कमर्शियल बैंक को, इन्वेस्टमेंट बैंक को, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस को एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को। अब इसमें क्या क्या चेंज किया, चलो वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने किया चेंज इन रोल ऑफ आरबीआई। अब आरबीआई का रोल चेंज हो गया आफ्टर 1991। कैसे? तो पहले बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन सारी बैंक्स के लिए वही बनाती थी, यानी कंट्रोल करती थी कंप्लीटली आरबीआई। कोई भी बैंक को कोई भी डिसीजन लेना हो तो सबसे पहले आरबीआई के पास से अप्रूवल लेना पड़ता था। अब ऐसा नहीं रहा 1991 के बाद। वो रेगुलेशन की जगह पर अब हो गई वो मैनेजमेंट की बैंक, यानी सिंपल बोल सकते हो उसका रोल चेंज हो चुका है। अब सिर्फ वो क्या करेगी, फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगी बैंक को, और ऐसे कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन हो गए तो ही आरबीआई के पास से परमिशन लेनी होगी, वरना प्राइवेट बैंक्स खुद अपने डिसीजंस ले सकती है। सेकंड बताया गया ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक्स। अब प्राइवेट बैंक्स बहुत ही कम थी पहले के टाइम में, लेकिन 1991 के बाद बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स भी ओरिजिन होने लगी, जिससे लिक्विडिटी या फिर जो भी फाइनेंशियल सिस्टम है प्रॉपरली चल सके। थर्ड बताया गया इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट थे पहले 25% ही थी, अब उसको बढ़ाकर कर दिया अप टू 51%, यानी कोई भी फॉरेन कंपनी, फॉरेन इंडिविजुअल या फिर कोई भी आकर हमारे इंडिया में, हमारी ही इंडिया की कंपनी में 51% तक वो क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। और फोर्थ बताया गया है ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस। पहले एक्सपेंशन करने के लिए भी क्या करना पड़ता था, आरबीआई के पास परमिशन लेनी पड़ती थी। अब ऐसा नहीं रहा, कोई भी प्राइवेट बैंक अपनी ब्रांचेस ओपन कर सकती है, कहीं पर भी कोई भी टाइम पे वो अपनी नई ब्रांचेस ओपन कर सकती है। तो ऐसे फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए, टोटल 4 चेंजेस किए गए। सबसे पहले हमने आरबीआई के रोल में चेंज कर दिया, प्राइवेट बैंक्स ओरिजिन होने लगे, लिमिट थी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वो बढ़ाकर 51% कर दी गई, और एक्सपेंशन प्रोसेस वो ईजी कर दी गई। तो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स थे। टैक्स रिफॉर्म में तो बहुत ज्यादा नहीं किया, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस किया है। टैक्स रिफॉर्म्स रिफर्स टू द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी। सिंपल टैक्स रिफॉर्म्स यानी क्या, जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी है वो चेंज करी, विच आर कलेक्टिवली नोन एज द फिस्कल पॉलिसी, और उसे हम बोल सकते हैं फिस्कल पॉलिसी। 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, तो गवर्नमेंट की जो टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी होती है उसमें चेंजेस करना, यानी उसे बोल सकते हैं फिस्कल पॉलिसी। बहुत ही इजी है। अब क्या क्या चेंजेस किया टैक्स रिफॉर्म में? सबसे पहले किया गया रिडक्शन इन टैक्सेस। पहले बहुत ही हाई टैक्सेस थे, जिससे होता क्या था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लोग टैक्स इवेशन बहुत ज्यादा करते थे, टैक्स चोरी जिसे बोल सकते हैं बहुत ज्यादा होती थी। तो उस टैक्स चोरी को कम करने के लिए और नए नए बिजनेस सेटअप हो उसको एनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस है उसमें रिडक्शन कर दिया, यानी अब जो टैक्सेस है बहुत ही कम हो गए, कन्वीनियंट हो गए, जो हर लोगों को अफोर्ड हो सके। सेकंड, रिफॉर्म्स इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी रिफॉर्म्स कर दिया, बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, वो टैक्सेस कम किया गया है जिससे गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा प्रोड्यूस हो सके। और थर्ड बताया गया है हमें सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। अब पहले टैक्स पे करने की भी प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप करने पड़ते थे, फिजिकली आपको जाना पड़ता था, बहुत सारी ऐसी प्रोसेस थी जिससे लोग क्या करते थे, टैक्स पे करने से बचते थे या फिर जाने से वो रोक लेते थे अपने आप को। लेकिन अब प्रोसेस बहुत ही ईजी हो गई, बहुत सारे वे है आजकल के टाइम में जिससे हम टैक्स पे कर सकें। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन टैक्स भी पे कर सकते हैं। तो ऐसे जो लंबी चौड़ी प्रोसेस थी अब वो प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा टैक्स रिफॉर्म किया। टैक्स रिफॉर्म में हमने 3 चेंजेस किए, रिडक्शन इन टैक्सेस, रिफॉर्म्स इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस। और यहाँ पर बीच में मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर सभी टॉपिक डिटेल में इंक्लूड कर दिए गए हैं, तो आप प्रॉपरली अगर ये स्लाइड्स देख लेते हैं तो आपको शायद बुक्स के रीड करने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रॉपरली देखना होगा और उसके बाद आपको सिर्फ एक ही बार बुक को प्रॉपरली देख लेना है। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, शायद इसके बाद कोई डाउट्स रहने के चांसेस नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ बताया गया फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स किए हमने, उसमें 2 चेंजेस किए हमने। डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी।
अब डिवैल्यूएशन रूपी यानी गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारे जो रुपये की वैल्यू है वो वैल्यू कम कर दी। बोलेंगे सर ये तो हमारे कंट्री के लिए गलत है कि रुपये की वैल्यू हमने डाउन कर दी, डिक्रीज कर दी एज कम्पेयर टू फॉरेन करेंसी, तो हमारी कंट्री की तो वैल्यू डाउन होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो डिवैल्यूएशन ऑफ रुपये की वजह से फॉरेन जो कंट्रीज है वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए अट्रैक्ट होगी हमारे इंडिया में। बहुत सारे लोग हमारी कंट्री में अट्रैक्ट होकर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसकी वजह से हमारी कंट्री की डेवलपमेंट हो सकती है, ग्रोथ हो सकते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश हो सकती है जिससे बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। और सेकंड क्या है, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। अब पहले एक्सचेंज रेट डिसाइड किया जाता था गवर्नमेंट या फिर आरबीआई बैंक करती थी, मोस्ट ऑफली गवर्नमेंट ही करती थी। लेकिन आजकल के टाइम में एक्सचेंज रेट कौन डिसाइड करता है, तो मार्केट फोर्सेस। हमने 11th में भी देखा था कि अब जो एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है वो गवर्नमेंट या कोई बैंक या कोई भी डिसाइड नहीं करता, वो डिसाइड करता है डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट में जो भी करेंसी की डिमांड चल रही है, मार्केट में जो भी करेंसी की सप्लाई है, उन दोनों फैक्टर के ऊपर से डिसाइड होता है कि एक्सचेंज रेट कितना होगा। यानी अब कोई भी बायसनेस नहीं होगी, किसी के हाथ में नहीं है, सिर्फ हाथ में होगा मार्केट के ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, जो हमने 11th में डिटेल में शायद डिस्कस किया है। और लास्ट है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। अब ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स हमने क्या किया, तो इंपॉर्टेंट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स इंक्लूड द 4th चेंजेस किए हैं हमने। सबसे पहला चेंज किया रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। अब हमने सबसे पहले 1991 के पहले रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था क्वांटिटी के ऊपर, क्वांटिटी जो डिसाइड हुई है उससे ज़्यादा हम इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो हमने बहुत ही कम कर दिया या फिर उसे रिमूव कर दिया। अब कोई भी लिमिट नहीं रही, आप जितना भी क्वांटिटी में इंपोर्ट करना चाहे इंपोर्ट कर सकते हैं, जितना भी एक्सपोर्ट करना चाहे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सेकंड बताया गया है हमने क्या किया है, रिड्यूस ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज। अब हमने एक्सपोर्ट ड्यूटीज भी कम कर दी जिससे क्या हो सके, कंपटीशन बढ़ सके इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब पहले अब बहुत सारी ऐसी एक्सपोर्ट ड्यूटी थी जिससे हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाते थे क्योंकि इतनी ज़्यादा ड्यूटीज थी, तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन नहीं कर पाते थे क्योंकि ज़्यादा अगर ड्यूटीज पे की तो उसकी प्राइस बढ़ जाती थी, और वो प्राइस हम इंटरनेशनल मार्केट में बेचने जाए तो फॉरेन कंट्री की कंपेयर में बहुत ही प्राइस हाई हो जाती थी हमारी गुड्स की। तो प्राइस कम हो इसलिए गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट ड्यूटीज कम कर दी जिससे हम फॉरेन कंट्री का जो इंटरनेशनल मार्केट होता है उसमें कंपटीशन कर पाए। थर्ड किया रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज। अब इंपोर्ट ड्यूटीज भी कम कर दी, पहले इंपोर्ट ड्यूटीज बहुत ही हाई थी जिससे क्या होता था, बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, हम इंपोर्ट नहीं कर पाते थे फॉरेन मार्केट से जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती थी वो, तो वो अब कम कर दी जिससे हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो भी इम्पोर्टेंट गुड्स एंड सर्विस है अब हम इजीली इंपोर्ट कर सकते हैं। और फोर्थ दिया है हमने रिलैक्सेशन इन द इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। अब इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम के लिए पहले बहुत लंबी प्रोसीजर थी, शायद आपको बहुत ही ज़्यादा लाइसेंस लेने पड़ते थे, बहुत लंबी प्रोसेस, 4-5 साल लग जाते थे लाइसेंस लाने में। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा है, वो इंपोर्ट प्रोसेस बहुत ही ईजी हो चुकी है, लाइसेंस आपको इजीली मिल जाएगा। 11th में हमने पूरी प्रोसेस भी पढ़ी है कि कैसे इंपोर्ट लाइसेंस लाया जाता है, या पूरी इंपोर्ट प्रोसीजर कैसी है। तो चलो आज का टॉपिक यहाँ पर ही खत्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन के साथ। शायद आपको ये पूरा कंसेप्ट आज क्लियर हो चुका है। अगर कुछ भी डाउट्स है तो एक बार बुक में प्रॉपरली जो भी दिया गया है रेफरेंस बुक में वो प्रॉपरली पढ़ लें, और कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनली। थैंक यू।